ये बांका समाजवादियों की धरती है, आपको पता होना चाहिए। आपके सामने जो लड़का बैठा हुआ है, जवाहर कुमार झा इसका नाम है, ये किसी एक ऐसे घर से ताल्लुकात रखने वाला है जिसके बैकग्राउंड में कभी कोई पैसे और अमीरियत नहीं थी। मेरा एक सपना है इंक्लूसिव सोसाइटी को सर्व करना, क्योंकि अपोजिशन जहाँ मजबूत नहीं होगा ना, वहाँ पे करप्शन ऐसे ही बहुत हाइट पे जाएगा। विकास का क्या पैमाना होता है आपको पता है? हमने बच्चे को अपना नंबर दिया हुआ है कि कभी भी कोई वक्त आता है। मुझे आज 5:20 सुबह में कॉल आया है कि पटना एम्स में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है मेरे पेशेंट का, आप मुझे हेल्प करें। हमने हेल्प किया। तो क्षेत्र में एक स्कूल में एक शिक्षक से हमारा संबंध होगा। जिला में इतने डैम्स है, उसमें जो पानी रिजर्व होकर के रखा हुआ है उसको हम क्यों नहीं किसान को दे रहे? आप दीजिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि बदलाव के लिए यहाँ व्याकुल है लोग। वोट कटवा करने से नहीं होगा, वोट दोनों तरफ से मेरे पास में आ रहा है। ये ना किसी की जागीर नहीं है जनता। तो मेरे नॉमिनेशन को उन्होंने एट लास्ट कैंसिल कर दिया, और जो कि लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। हम हमेशा समाज को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जनता के विचार में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता की आवाज़, और जनता की आवाज़ तभी मजबूत होती है जब उनके प्रत्याशी उनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आमंत्रित कर रहे हैं बांका विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्री जवाहर कुमार झा सर को। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपसे पहला सवाल है, आप एक समाज सेवी हैं और आप समाज सेवी बनकर भी समाज की सेवा कर सकते थे, फिर आपने नेता बनना ही क्यों चुना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। समाज सेवा और समाज सेवी एक छोटा रूप होता है समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए। अगर आप एक लीडरशिप रोल में रहते हैं तो इसका एक वास्ट मीनिंग होता है, जिससे कि आप छोटे रूप से बड़े रूप में आप अपना सर्विस आप सोसाइटी को कर सकते हैं। इसके लिए नेता बनना आपको ज़रूरी पड़ता है, एक स्टेज आता है। हाँ, क्योंकि मैं अपने संसाधन से समाज की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन सरकार में अगर आपका स्थान होता है तो उससे आप सरकार के बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं, विधि व्यवस्था है, उससे समाज के सेवा को, समाज के में योजनाओं को आप 100% आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, सवाल ये आता है कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी ही बनना क्यों चुना? आप अपनी मेहनत से किसी भी पार्टी में जा सकते थे, तो आपने निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों चुना? पार्टी के अंदर बहुत लंबी लाइन है, उस लाइन में मेरा कब जगह बनेगा, कब हम सेवा करेंगे, ये अनिश्चितताओं का एक, कहते हैं, संभावनाओं का एक खेल होता है। और जब मुझे सेवा करनी है तो लोकतंत्र में 2 तरीके से आपको सेवा करने की इजाज़त होती है। एक होता है कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि बने जो जनता की तरफ से बने, जनता टिकट देगी, जो वोट देती है वोट के रूप में, और एक होता है कि पार्टी से आते हैं। तो लोकतंत्र में जो कि ऐसी व्यवस्था है, इसीलिए मैंने लंबे लाइन को छोड़ करके हम जनता के पास डायरेक्ट आ गए कि प्रत्यक्ष रूप में हम जनता के साथ रहते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करना है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, आप जन स्वराज के साथ जुड़े थे, फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसी कोई बात हुई आपने तुरंत ही जन स्वराज को छोड़ दिया? मैंने अपनी ज़िंदगी में जब लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए का सोचा था, तो लोकसभा में हमारे साथ एक घटना हुई जो लोकतंत्र पे एक तमाचा के रूप में था। तो उसके बाद हमने जो उसकी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो करना था हमें, ये हाई कोर्ट के संज्ञान में जो देना था इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, वो हमने करके, और फिर मुझे लगा कि एक नई पार्टी जनस्वराज वो यहाँ पे आई हुई है, जो कि एक तीसरे विकल्प के रूप में आ सकता है, और उनके जो थॉट है सही में सामाजिक है, समाज को बदलने के लिए है। हमने ज्वाइन किया, लेकिन जो पटना से बांका के बीच की जो कड़ी है उसमें मुझे थोड़ा कमी लगा, वो ज़्यादा दूरी पड़ गई, और मुझे सेवा बांका का करना है। इसीलिए मैंने वहाँ पे छोड़ करके और फिर मैंने निर्दलीय घोषणा किया, क्योंकि मुझे सेवा करना है और कोई वजह नहीं है। सर, एक छोटा सा सवाल इस बीच में आता है
आपने अभी एक बात कही कि लोकसभा में एक घटना घटित हुई जो लोकतंत्र के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था। आप ज़रा सा वो बता सकते हैं क्या वो घटना थी? देखिए, जब मैंने अपने जो पारिवारिक स्थिति को अपने दिल्ली में जाकर के मजबूत किया, जिससे कि खाने पीने की स्थिति अच्छी हो जाती है, अमूमन होता है, उसके बाद आप संपत्ति बनाने और अधिक संपत्ति बनाने के लिए आप काम के सोच में लगे रहते हैं और उसमें जद्दोजहद में लगे रहते हैं। हमें संतुष्टि हुई कि नहीं, अब हम ठीक है, अब हमें समाज सेवा करना चाहिए। तो हम पार्टी के पास भी गए थे कहीं कि मैं जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने मुझे जात पात को लेकर के और बैकग्राउंड मेरा चूँकि राजनीति का नहीं है, कोई गॉडफादर मेरे नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाया, ऐसा कोई क्लोज वहाँ डोर दिखा, तो हम अपनी बातें भी वहाँ नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लोकतंत्र पे चूँकि भरोसा है, तो भरोसा है और उसमें एक रास्ता भी है कि आप सीधा जनता के पास जाएँ। तो हम सीधा जनता के पास आ गए और हमने जनता से मिलना स्टार्ट किया, अपने परिवार से मिलना स्टार्ट किया बांका में। तो मुझे परिवार, अपने जनता ने, जो हमारे बांका के के लोग हैं, उन्होंने मुझे जगह देना स्टार्ट किया। ये राजनीतिक पार्टी को और ऐसा जगह देना स्टार्ट किया कि वो समझिए कि उनको लगा कि इनको एक बदलाव का एक रास्ता हम चुनते हैं और जवाहर कुमार झा को हम जगह देते हैं, जो कि इनके विजन के साथ में हम बांका को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो हम बात करते थे। अमूमन नहीं होता ये राजनीतिक पार्टी को पचा नहीं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे नॉमिनेशन कैंसिल करने को लेकर के उन्होंने सारे साजिश रचा और साजिश को अंजाम में भी बदल दिया। उसमें हमारे यहाँ पे कुछ मंत्री हैं जो आज के डेट में दौड़ाए जा रहे हैं, बीच रोड पे दौड़ा करके उनको मारा जा रहा है, वो यहाँ पे स्थापित हो गए जब तक हमारे नॉमिनेशन को अधिकारियों के द्वारा कैंसिल करवाया गया तब तक। और मेरे नॉमिनेशन को उन्होंने एट लास्ट कैंसिल कर दिया, और जो कि लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। हमें कितना वोट आता और क्या मेरा पोजीशन होता, ये जनता के हाथ में था। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि होता क्या, जब राज स्थापित हो जाता है ना, तो उनके माथे पे ये भूत चढ़ जाता है कि हम आज कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ भी किया और नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी खटखटाया, उन्होंने इलेक्शन के बीच में, उनका भी डोर क्लोज था, हम नहीं कर पाए उनको भी बातें। जहाँ हम एप्लीकेशन दिए इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने अनसुना कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने एक दिन हमारी बातों को सुने, दूसरे दिन जब उनको बातें हमारी सुननी थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये अभी पोजीशन ठीक नहीं है, आपके केस को अगर हम सुनते हैं तो बहुत अराजकता फैल जाएगी। बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, सीरियस नॉन सीरियस, सभी कैंडिडेट हमारे पास में आ जाएंगे जिनके कि रिजेक्शंस हुए, जो कि मुझे पच भी नहीं रहा था। लेकिन ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक उनका मानना था, तो हम डिसऑबे नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने ये डायरेक्शन दिया कि आपकी लिबर्टी है कि आप आगे हाई कोर्ट में जाइए या जो भी है। तो वो इलेक्शन पिटीशन हमारे पास में एक था कि पोस्ट इलेक्शन हम इलेक्शन पिटीशन में जाकर के अपना इलेक्शन पिटीशन में फाइल कर सकते हैं। तो हमने वो फाइल किया, और वो केस ऐसा है कि अगर आप उसमें लॉ की डिग्री, लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो हलफनामे को देखेंगे, जो नॉमिनेशन का जो हमारा फॉर्म है वो देखेंगे, और दूसरे तरफ में जो हमारे नॉमिनेशन को कैंसिल कराने में जो प्रक्रिया में जो डीपली इन्वॉल्व थे, उनका अगर देखेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि इनके साथ में बहुत गलत हुआ है। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन नहीं था। हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है कि पोस्ट इलेक्शन आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और वो हम अभी सीरियसली हम उसके साथ में हम जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि हमारे न्यायालय के संज्ञान में है, तो न्यायालय इसमें हमें कुछ अच्छे उचित ही परिणाम देंगे। हाँ, मेरा विश्वास है। सर, अभी आपने बताया कि आपके परिवार से आप पहले इंसान हैं जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। सबसे पहले ये बात आती है कि अगर कोई इंसान पहली बार पॉलिटिक्स में आ रहा होता है तो वो अपने घर, अपने नेटिव प्लेस से शुरू करता है, जो कि आपका नेटिव प्लेस है बेलहर विधानसभा। लेकिन आपने बेलहर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके आपने बांका विधानसभा क्षेत्र चुना है। आपको बांका में ऐसा क्या देखने को मिला कि आपने बांका को चुना? देखिए, बेलहर विधानसभा में मेरा नेटिव है, ये बात सही है, जो कि अमरपुर का बॉर्डर भी लगता है। जो मेरा जो घर है वो अमरपुर और बेलहर के बॉर्डर पे है। अमरपुर में नहीं लगता है, बेलहर में लगता है। लेकिन
चूंकि आप एक समाज की जब बात करते हैं तो आप मुझे इतने में सीमित ना रखें, कम से कम जिला तक मुझे जाने दें। जिला एक इंक्लूसिव सोसाइटी होता है, मेरा एक सपना है इंक्लूसिव सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है, एक संयुक्त समाज को सर्व करना। तो ये जो जिला है ये हमारे गांव जो पड़ता है डीमई फुली डुमर, वहाँ के भी लोग यहाँ पे हैं। हाँ। जो अमरपुर के हैं वहाँ के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। जो धोरैया के लोग हैं वहाँ पे भी रहते हैं। जो रजौन के हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। जो बौसी के हैं वो भी रहते हैं। तो ये एक जो बांका हमने इसलिए चुना कि बांका में चूंकि सभी लोग रहते हैं तो मेरे लिए प्रॉपर प्लेस है, और यहाँ से हम सभी विधानसभा को भी कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो विजन है, हाँ विजन जो है वो लोकसभा को लेकर के है, हमारे लोकसभा को लेकर के विजन है। इसीलिए मैंने बांका को एक सेंटर चुना है मैंने। मतलब यहाँ से हर क्षेत्र में आप सेवा कर सकते हैं, सिर्फ अपने ही क्षेत्र को क्यों चुने? हाँ, मतलब हर जगह हाँ। चुन सकते हैं। तो मैंने सुना है कि सर मैं जब आपसे मिला सुबह तो मैंने वहाँ पर एक प्रणाम बांका करके इनिशिएटिव देखा था, वो क्या है सर? आप वहाँ पे मिले इसलिए देखिए, आप बांका में कहीं पे विधानसभा में कहीं पे जाएंगे तो आपको प्रणाम बांका घर घर दरवाजे दरवाजे पे मिलेगा। जी, मैं जब आ रहा ये था हमारा एक मेरे तरफ से एक सम्मान है, जो कि एक एक परिवार, एक एक घर के एक परिवार के एक एक सदस्य को प्रणाम बांका के माध्यम से हम अपना एक सम्मान पहुँचा रहे हैं कि सबसे पहले एक प्रतिनिधि से आपको सम्मान चाहिए, वो हम प्रणाम बांका के माध्यम से दे रहे हैं। और मैं इसको इतना तक ही नहीं, एक स्टिकर के माध्यम से नहीं, हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जो हैंड होल्ड करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हमारे जो साथी गण हैं, हाँ। उनको भी हमने कहा है कि आप जब मिलें अपने परिवार से, क्योंकि हमने एक पर्सन जो है हमारे कार्यकर्ता को जो बूथ लेवल के कर रहे हैं, उनको 50 घर हमने दिया है कि सब में जाकर के प्रणाम बांका बोले, सबको प्रणाम बांका से संबोधित करें और जो आपका सुबह हो। तो ये हमारा है, ये इंक्लूसिव सोसाइटी, अगेन इंक्लूसिव सोसाइटी, कि प्रणाम बांका, सलाम बांका, जोहार बांका का एक सामूहिक एक संबोधन हो, जो कि प्रणाम बांका के रूप में। बहुत अच्छा है सर। ये तो जैसा कि पूरे देश में बात फैली हुई है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, बिहार में जातिवाद की चुनाव होती है। मुझे भी ये सुनाई बातें हैं, मैंने भी कहीं सुनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने कहा सबको सामूहिक लेना है, तो बांका की जनता आपको क्यों वोट करेगी अगर बांका में, बिहार में जातिवाद फैला हुआ है? देखिए, 35 साल की राजनीति को मैं 35 साल में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है उसको मैं स्टडी करके और मैं आगे अपने कदम मैंने रखा है, बढ़ाया है। तो अगर आप 35 साल का अगर आकलन अगर करते हैं, कोई जात पात की राजनीति नहीं है। जात पात पार्टी के लेवल पे होता है कि इस जगह पे इस जात को बिठाओ, इस जगह पे इस जात को बिठाओ, कहाँ पे किस जात को बिठाना है, ताकि आपका पूरा का पूरा जो प्रमंडल है या फिर क्षेत्र है वो आपका जाति से ये हो जाए। अगर जात पात होता तो यहाँ के जो अभी विधायक जो 6 बार से बने हुए, 6 बार से विधायक है, उनकी तो जाति की संख्या सबसे कम है, तो मैं जात पात क्यों मानूँ? ये एक वहम है। लोग विकास चाहिए लोगों को अब, तो जात पात में वोट करने से फायदा क्या है? वो आज देखिए मुझे कितने हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई जात थोड़े बढ़ा रहे हैं, हर जात के लोग आ रहे हैं। मैं अगर 100 मीटर अगर चलता हूँ तो कोई और जात होता है, वो हाथ पकड़ के फिर 200 मीटर मुझे ले जाते हैं, वहाँ से 500 मीटर फिर ले जाते हैं। ये सब मिथ्या है, ये हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, जो कि अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वोटर शिफ्ट हो रहे हैं जात पात से विकास पे हो रहे हैं। उनको जात पात पे नहीं बात करनी है, उनको करना है तो विकास पे बात करनी है। जैसा कि बोला भी जाता है, बदलाव है तो विकास है। हाँ। तो मतलब ये पूरी बात झूठ है जो फैलाई जा रही है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद है। बिल्कुल, आप इसका सर्वे कर लें तो आप अगर पूछेंगे कि आपको क्या आपके जात का नेता चाहिए या विकास वाले नेता चाहिए जो विकास करे, सभी लोग कहेंगे कि आपको विकास हमें करवाना है, हमें जात में जाकर के क्या होगा, हमें भी विकास का ही नेता चाहिए। देखिए, जात एक, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जात एक होता है, कास्ट होता है। कास्ट एक जन्म आप जब लेते हैं, किसी कास्ट में जन्म लेते हैं, ये उनका एक पर्सनल जरूर आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसको सार्वजनिक तौर पे उस समाज को उठाने के लिए अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप करिए, खूब अपने जात का उठाइए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट या हानि किसी और जात पे ना पड़े। क्योंकि हम सोसाइटी में एक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर कि आप ये देखेंगे कि वहाँ पे एक ही जात है और उनका कोई वर्चस्व है, कुछ नहीं होता है। उनको जब पेट में दर्द होता है तो बगल वाले गांव के भी लोग दौड़ करके टेबलेट दे करके उनके पेट दर्द को पहले सही किया जाता है। गाँव में अगर कोई आगजनी हो जाती है तो उनको कौन करते हैं? सब लोग आते हैं, उसमें जात नहीं दिखता है। हमें अगर खून की जरूरत होती है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है?
खून चाहिए। खून चाहिए, ये ग्रुप चाहिए, हाँ। ये लगता है कि इस जात का खून चाहिए। नहीं नहीं, तो कहाँ है? ये फैलाया जा रहा है, ये तो पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है बेवजह, क्योंकि उनको विकास की बात नहीं करनी है तो वो जाति बात पे बात करते हैं। मैं मिथ्या मानता हूँ इसमें। तो बात सही है, मान के चलते हैं इसको। अगर इसको आगे बढ़ाए, इस कड़ी को, अगर बांका की जनता आपको एक मौका देती है तो बांका की जनता के लिए ऐसे कौन से सरप्राइज होगी सबसे पहले जो आपके हाथों खोली जाएगी? शिक्षा, सबसे पहला शिक्षा होगा। आपके सामने जो लड़का बैठा हुआ है, जवाहर कुमार झा इसका नाम है, ये किसी एक ऐसे घर से ताल्लुकात रखने वाला है जिसके बैकग्राउंड में कहीं कभी कोई पैसे और अमीरियत नहीं थी। उसके साथ था तो गरीबी, उसको उकसाया तो गरीबी ने उकसाया, उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर किया तो गरीबी ने किया, क्योंकि उसके मन में आग था कि मैं पढ़ूंगा तभी बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर पाऊंगा। इसीलिए एक बच्चा अगर सोसाइटी में जन्म लेता है तो उसका पहला जो अधिकार होता है वो होता है उसको शिक्षा देना। माँ बाप जन्म देता है, समाज उसको शिक्षा देता है और समाज उसको शिक्षा के तरफ में बढ़ाता है, संस्कार देता है, और सरकार का काम होता है उसको शिक्षा देना, जिससे सरकार पूरी तरह से डेविएट हो चुकी है। सरकार को आज शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रतिदिन 8 से 9 गांव जाता हूँ, इस पे बात नहीं होती है। और क्या स्थिति है हमारे बच्चों के साथ, वो हमारा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा जो होगा वो शिक्षा का हम ऑडिट करेंगे। हम अपने क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं, हम अपने क्षेत्र में एक एक स्कूल में एक एक शिक्षक से हमारा संबंध होगा और जो वहाँ पे एक्शन लेना होगा उसके भी हमारे पास प्लान है। वो हमारे विजन में है कि शिक्षा को किस तरीके से हम बेहतर बनाएंगे। शॉर्ट टर्म में हम उस विजन को जानना चाहेंगे सर। देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत सारी है, ये भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ। क्या उसका धरती पे उसका क्या क्रियान्वयन है, क्या उचित रूप में उनको 100% हमारे बच्चों को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो उसको, जैसे कि स्कूल सरकार के कागजों पे स्कूल है, लेकिन उसके बीच में जो ठेकेदारों के द्वारा जो प्रतिनिधि जो ठेकेदार जब बन जाते हैं तो उस स्कूल को के नाम पर पैसा तो उठा लेता है, लेकिन स्कूल नहीं बनने देता है। स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं बनने देता है। टूटे हुए छत के नीचे हमारे बच्चे, जो हमारे नौनिहाल होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे भारत के भविष्य होते हैं, वो डर से उस छत के नीचे केवल एब्सेंट परसेंट उनका काउंट होता है, नहीं कि उनके बारे में सोचा जाता है, कि उनके अंदर डर होता है। ये चीज़ हम सबसे पहले इंश्योर करेंगे, जो सुविधा है सरकार की, सबसे पहले वो सुविधा को हम पहले बच्चों तक पहुँचाएँ। दूसरा, आप देखेंगे ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, जैसे बच्चियां खास करके यहाँ ड्रॉप आउट होती है, तो उनको, क्योंकि एक जगह आप, ये चूँकि सुदूर एरिया है, सुदूर एरिया में ये बहुत ही एक जगह से 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चियों को, तो बच्चे चले जाते, बच्चियां हमारी नहीं जाती, 5वीं 6ठी के बाद में उसको छोड़ना पड़ जाता है, जो कि स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम उनको करेक्ट कराएंगे ताकि उनको पूरी शिक्षा मिल पाए। अच्छा, एक तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजों की संख्या कम है, एक ही है, उसमें भी इलेक्शन मात्र भी एक इलेक्शन भी कराए जाते हैं, काउंटिंग भी कराए जाते हैं। हमारे सरकार के जो हेलीकॉप्टर है, जो रुतबे वाले जो है, वो भी वहीं उतरते हैं, उनको भी इधर उधर नहीं उतरना होता है, तो पूरा डिस्टर्बेंस रहता है। हम ये भी आवाज़ उठा करके और इसको वहाँ बिल्कुल इन सब चीज़ से फ्री करेंगे, सो दैट वो केवल उसमें शिक्षा की बात। तो मतलब आपका कहना है कि अभी जो एक कॉलेज है बांका में, उसमें शिक्षा के अलावा सब कुछ होता है, तो शिक्षा नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शिक्षा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन शिक्षा का जो हमारा जो हमारा प्रीमाइसेस है, जिसमें केवल शिक्षा होनी चाहिए, हाँ ठीक है, उसमें केवल शिक्षा ही होनी चाहिए, उसको किसी और चीज़ से नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चों को स्लेट चाहिए था, हाँ। तो प्लेट की ज़रूरत क्या थी? हम भी तो पढ़े हैं, हमें कहाँ प्लेट मिला था? हमें तो खाना नहीं, हमें तो मम्मी के हाथ से खाना मिलता था। लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना हो गया है कि केवल शिक्षा को साक्षर बनाने तक रखा गया है, साक्षरता में सीमित कर दिया गया है, जो कि शिक्षा ये नहीं करती है। शिक्षा साक्षरता से ऊपर, हमें डिग्री से ऊपर हमें ले जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण करने में उनको दिक्कत नहीं हो, जिसकी वजह से मुझे भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमने शिक्षा लिया था। हम साक्षर नहीं है, हम शिक्षित हैं। मतलब ये बहुत बड़ी फर्क है कि साक्षरता और शिक्षित होने में बहुत बड़ा फर्क। साक्षर एक पीस ऑफ पेपर है। ओके, पीस ऑफ पेपर है कि आप ग्रेजुएट हैं, बस। आप शिक्षित अगर है तो आप कभी भी किसी के ऊपर, कभी किसी के परिवार के लिए बर्डन नहीं, परिवार के लिए आप उसको, परिवार को बढ़ाने में आप काम आएंगे। तो सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार के नज़र में स्कूल्स हैं, लेकिन
सरकार जब स्कूल के लिए फंड्स भेजती है, ठेकेदार स्कूल बनने ही नहीं देते हैं या फिर वो फंड्स कहीं गायब हो जाते हैं। मेरे नज़र में तो इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। और बहुत जगह मैंने सुनी भी है, सुनी सुनाई बातें ही हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो अगर बांका की जनता आपको मौका देती है, एक छोटे से क्षेत्र से ही सही, आप भ्रष्टाचार का निवारण के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएं? देखिए, भ्रष्टाचार क्यों है, ये सबसे पहले भ्रष्टाचारी क्यों है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। प्रतिनिधि सबसे पहला कमीशन वहीं से स्टार्ट करता है कि हमने ये पास किया जी, ये कॉन्ट्रैक्ट पास किया, तो वहीं से सबसे पहला कमीशन अपने अकाउंट में पहले एडवांस में ले लेता है। भ्रष्टाचार वही है। जब भ्रष्टाचार पहले स्टेप पे चालू हो जाएगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें क्यों नहीं करेंगे। एक प्रतिनिधि का ये काम नहीं होता। प्रतिनिधि का काम होता है जो सरकार आपको पूरी सुविधा दी रही है, पब्लिक के पैसे के माध्यम से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, तो आप फिर जो पब्लिक को जो दी जा रही है उसमें क्यों हिस्सा और कर देती है। एक भ्रष्टाचार का रूप है। वहाँ पे आपको मैं एक आश्वासन नहीं, आपको पूरी, अगर कहेंगे तो लिख करके मैं दूंगा कि वहीं पे बंद हो जाएंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो आगे कौन ले लेगा, आगे कौन ले पाएगा। और अगर सर ऐसा हुआ कि जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसा भ्रष्ट काम कुछ किया नहीं, उन्होंने नहीं लिया, मान के चलते हैं, और आगे किसी ने लिया, ये प्रतिनिधि को कैसे पता चलेगा? प्रतिनिधि को पता नहीं रहता कहाँ पे क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसे क्वालिटी को आप कर लीजिए, ऑडिट करा लीजिए क्वालिटी। लेकिन सर आज तक जहाँ तक जानते आए हैं कि जो चुनाव जीतते हैं वो चुनाव के बाद कहीं गायब हो जाते हैं। हाँ, वो दिखते ही नहीं है। तो मान के चलते हैं सर कि आप बिहार, अगर बांका की जनता आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है इस बार, तो आप ऐसे बांका की जनता से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए, आप ऐसा क्या लगातार बना के रखेंगे कि आपको पता चलते रहे कि जो सरकार की तरफ से हमारे थ्रू आ रही है वो बांका की जनता को सुचारित रूप से मिल रही है कि नहीं? देखिए, जब मैं बांका की धरती पे पैर रखा था तो मेरा गांव डिमई है, तो डिमई मुझे रहना चाहिए था, लेकिन हम तब भी बांका में रहते थे। इसलिए बांका में रहते थे कि हमारे पास में एक लोग हमारे गांव तक नहीं जा पाते, तो सेंटर में मुझे रहना जरूरी था। सेंटर में रहने के बाद कुछ लोगों को संदेह हुआ, कुछ लोगों का प्रश्न हुआ कि आपका घर नहीं है, आप कहीं जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा, आप तो चले जाएंगे, आप दिल्ली ही रहते हैं। क्योंकि इस तरह से मिथ्या फैलाया भी जा रहा था, कुछ अपोजिशन के द्वारा फैलाया भी जा रहा था। हमने उसके लिए, जैसे ही ये लोकसभा इलेक्शन खत्म होता है, वैसे ही हमने यहाँ पे अपना घर एक बनाने के लिए सोचा, और सूर्योदय मेरा घर है, सूर्योदय वार्ड नंबर 8, ईदगाह रोड, बांका, हमने बना दिया कि हम प्रतिनिधि हैं अभी या नहीं है। हम अभी आपके सेवक हैं, बाद में सर्टिफाइड प्रतिनिधि होंगे अगर आप हमें जिताएंगे तो। लेकिन आपके पास में प्रश्नकाल का जो अवसर है वो सूर्योदय में आकर के है, वो है। और दूसरा, कभी भी ओवर द नाइट आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमने बच्चे को अपना नंबर दिया हुआ है कि कभी भी कोई वक्त आता है। मुझे आज 5:20 सुबह में कॉल आया है कि पटना एम्स में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है मेरे पेशेंट का, आप मुझे हेल्प करें। हमने हेल्प किया। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया कि 5:20 में फ़ोन उठाना, यहाँ तो दिन में फ़ोन नहीं उठाते, हमने उठा करके और उनको ये वहाँ पे एडमिशन दिलवाया पटना एम्स में। तो आपको प्रश्नकाल का अवसर, और जो प्रतिनिधि का जो एक होता है एक कि प्रतिनिधि कहाँ पे रहे, कॉन्टेक्टेबिलिटी जो होती है वो 100% हम आप निश्चिंत रहिए, वो हमने पता बता दिया, वहाँ पे आए और वहाँ पे हम मिलेंगे। तो सर क्या ऐसा होता है, बस मान के चलते हैं छोटी सी चीज़, कि बांका की जनता आपको मौका देती है, या कुछ ऐसा होता है कि इस बार शायद आपको मौका ना मिले, क्या फिर भी ऐसा हो कि आप बांका की जनता के लिए आप फिर भी उस तरीके से रहें, आप फिर भी वो जो प्रश्नकाल का समय आपने बोला, वो मंथ में 1 दिन 2 दिन जितने दिन का भी समय आप रखें, क्या वो तब भी खुला रहेगा? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अभी उस नेगेटिविटी में नहीं जाऊंगा कि मुझे नहीं मिलेगा मौका। नहीं, मैं बस हाँ, एक मुझे मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा, और ज़रूर मौका मिलेगा तो उसी तरह फिर रफ्तार भी मौका को मिलेगा, विकास का रफ्तार भी मिलेगा। लेकिन ठीक है, आपके प्रश्न को भी एक बारी आंसर करना ज़रूरी है। देखिए, अगर नहीं मिलेगा तो भी हंसते हुए हम यहीं पर रहेंगे, और एक दिन नहीं, क्योंकि हम जब आएंगे तो 7 दिन 8 दिन रहेंगे। हाँ। और हो सकता है कि 2-3 महीने के 2 बारी आकर के हम, क्योंकि हमें मौका दे नहीं दे, हम सर्व तो करते रहेंगे, समाज की सेवा तो करते मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये आप निश्चिंत रहिए। हमने अगर सोचा है तो हमारा लंबा यहाँ पे
प्लानिंग है कि ऐसा नहीं कि हम अवसरवादी नहीं है, हम बड़े ही साधारण घर से आने वाले लोग हैं, हम अवसरवादी नहीं है, ना हो सकते। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, बांका में विकास बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। मैं सुबह आ रहा था, सड़क भी अच्छी मुझे मिली। तो आप किस नज़रिए से कह रहे हैं कि बांका में विकास नहीं हो रहा है? विकास का क्या पैमाना होता है आपको पता है? आप समझाइए सर। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जी। स्वरोजगार और समाज कितना स्वावलंबी है, जो क्षेत्र है वो कितना स्वावलंबी है, उसको विकास बोलते हैं। यानी कि आत्मनिर्भर है। हाँ, आत्मनिर्भरता कितनी है। मैं एक एक चीज़ करके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप आए देखे होंगे कि देखे होंगे इसलिए कि आप उस नज़रिए से देख ही नहीं रहे। अब बांका को नीचे से जो बांका नीचे से दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे आप देख रहे हैं और उसमें आपको अच्छा लग रहा है। आप कभी दूसरे क्षेत्र में जाइए जो डेवलप्ड क्षेत्र है, वहाँ से कंपेयर अगर करेंगे आपको तकलीफ होगी। आप बांका में शिक्षा की जो स्थिति है वो मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या स्थिति है। जिस एकमात्र कॉलेज है 35 साल में यहाँ पे, और उसमें भी इलेक्शन के कारण उसमें सारे एक्टिविटी होते हैं, काउंटिंग से लेकर के उसमें वोटिंग जो ईवीएम है वो रखे जाते हैं। बताइए, एक ही कॉलेज है, उसमें से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो 10 लाख की जनसंख्या पे बांका जिला बना था वो आज कितने हैं? आज 30 लाख की जनसंख्या हो चुकी है, 30 लाख प्लस है। उसमें कॉलेज की तो स्टूडेंट भी बड़े होंगे, तो कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? वो बढ़ी है क्या? इसको डेवलपमेंट कहते हैं। एक था स्टैंड स्टिल, एक ही है, चलते हैं अस्पताल में। आपको पता है अस्पताल में आज के डेट में आईसीयू नहीं है, वहाँ पे इलाज नहीं है। कई दिन मैंने देखा है कि जब हमारी वहाँ पे महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं वहाँ पे सरफेस पे लेटी हुई है, फर्श पे लेटी हुई है, उनको रूम नहीं है। रूम है तो उसमें पंखे नहीं चल रहे हैं। उनके साथ क्या बर्बरता होता है, बिना पैरवी के उनके इलाज नहीं होते हैं। वो मैं रोज़ भुगतता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ लोगों के कंप्लेंट्स लेता हूँ कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, जवाहर जी यहाँ पे ये दिक्कत है, ऐसे करके हमें होता है। गरीबों के कितने प्रताड़ना, कितनी झेलने पड़ते हैं गरीबों को, आपको पता नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा शिक्षा की बात हम कर लिए, स्वास्थ्य की बात कर लिए, अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। अगर बारिश ना हो ना, यहाँ पे खेती के कोई साधन नहीं है, और बांका को पता है क्या बोला जाता है? बांका को धान का कटोरा बोला जाता है। हाँ। और धान के कटोरा जो कटोरा, जो क्योंकि किसानी यहाँ पे ज़्यादा है, उनको हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया है, उनको नहर नहीं पकड़ाया है। अगर नहर का बंदोबस्त अगर सही हो, हमने इन दिनों भी जब बारिश बीच में रुक गई थी तो हमने डीएम साहब से, हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे जो हमारे जिला में इतने डैम्स है, उसमें जो पानी रिजर्व होकर के रखा हुआ है, उसको हम क्यों नहीं किसान को दे रहे? आप दीजिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो वो स्थिति है। हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है, तब होता है। और वो भी उसकी चूँकि बिजली व्यवस्था नहीं है, नहर नहीं है खेतों तक, जबकि धान की खेती के लिए तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। हाँ, और वो व्यवस्था नहीं है। हम तो ये बेसिक की बात कर रहे हैं अभी, तो हमने और खेती की मत्स्य पालन की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, मुर्गी पालन पे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारा घर में जो छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे व्यवसाय हो पाए, उसकी तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। हमने अभी जो खेतों में जो बिजली है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जो है वो हमारे घर के छतों पर से गया है, जो कि लोग डरते हैं छत पे जाने के लिए। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, ये सारी व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसको डेवलपमेंट ना बोलेंगे। स्वरोजगार के लिए आप बता दीजिए कि यहाँ पे स्वरोजगार बांका में क्या है। आप मुझे ज्ञानवर्धन करें कि नहीं यहाँ पे तो हमने देखा है, आपने नहीं देखा। आप जवान आदमी हैं, आपको पता नहीं चला होगा, चूँकि आप पीछे सीट पे बैठे होंगे, ड्राइवर साहब चला रहे होंगे। गड्ढा तो ड्राइवर साहब ने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा। और अस्पताल घुस करके कभी आपने किसी का दर्द नहीं लिया होगा, इसीलिए आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। बांका नीचे से दूसरे स्थान पे शर्म आती है बाहर बताने में। और ये प्रतिनिधि सोए हुए, प्रतिनिधि का बैलेंस शीट देख लीजिए, वो उनके बैलेंस शीट में वृद्धि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बांका में नहीं हो रहा है। हमारे रोजगार नहीं के वजह से, नौकरी नहीं के वजह से हमारे युवा नशा में जा रहे हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं। नशा कोई शौक से नहीं करता है, इलीगल एक्टिविटी में वो इन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है। आप नशा को बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। कैसे? नशा अगर एक बच्चा जन्म लेता है, उसको शिक्षा अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसका भटकाव किधर होगा? वो कभी अच्छा काम कर पाएगा? अगर अच्छा काम नहीं करेगा
तो कहीं ना कहीं मजदूरी करेगा तो अगर बहुत सीरियस है तो मजदूरी कर लेगा, उसको भी दिल्ली जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। 10-12 हज़ार के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आपके कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। वो क्या बचाएगा 10-12 हज़ार में? आप भी इस महंगाई में 10-12 हज़ार में क्या बचाएगा, क्या परिवार को सपोर्ट करेगा? और जो चला गया वो तो चला गया, जो यहाँ रह जाता है उनको कितनी दिक्कत होती है। और चूँकि शिक्षा नहीं होता है तो उसका झुकाव जो है ना कहीं इलीगल एक्टिविटी के साथ साथ नशा की तरफ होता है। कोई शौक से कोई नशा नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है नशा। अब चलते हैं थोड़ा सा स्वावलंबन। समाज स्वावलंबी कैसे होगा? समाज स्वावलंबी तब होगा जबकि समाज में, क्षेत्र में बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, बड़े व्यवसायी आएंगे और इसको जनता जितनी जहाँ की जनता है, कहते हैं कि जिसकी जो हिस्सेदारी है, तब होगा उस क्षेत्र का विकास, तब होगा समाज स्वावलंबी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको सुन करके आश्चर्य होगा। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए टाइम कितना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल शांत है, जबकि ये पर्यटक स्थल है, ये हमारे श्रद्धालुओं का भीड़ भी होना चाहिए था। यहाँ से मैं कंपेयर, जब यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर आता है। आप दोनों का आप मुआयना कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, टाइल्स टूटे हुए हैं, आने से लोग डरते हैं, और वहाँ पे आप जाइए भीड़ लगी हुई है। तो दोनों मिट्टी तो दोनों एक ही है, जबकि ये मंदार की धरती है। ये मंदार की, हाँ, इसका इतिहास यही है, ये इतना पौराणिक है कि यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ है, लेकिन इस पे डेवलपमेंट क्या हुआ? जिस तरीके से पौराणिक हमारा स्वर्ण मंदिर है, उसी तरीके से ये भी है। तो दोनों को एक समान दृष्टिकोण से डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो डेवलप हो रहा है और ये हमारा जस का तस रखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड को दूसरे तरीके से कंपैरेटिव स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। तो ये तो सर बाका की सारी प्रॉब्लम्स थी, ये छोटी जगह की सारी प्रॉब्लम्स थी। आपके नज़र में इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से हो? इसके सॉल्यूशन है 100% जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसका 100% 100% हमारे क्षेत्र में वो आए, विदाउट करप्शन आए, और बड़ी परियोजनाओं के लिए विधानसभा, लोकसभा जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ पे चर्चा हो, जो यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा लेवल में बांका की चर्चा नहीं होती है। आपको जानकारी हो, ये सोए रहते हैं घर में। लेकिन सर बाका का विकास होगा कैसे? जब बोला जाता है विकास वहाँ होता है जहाँ पर लोग पहुँचने का साधन सुचारू रूप से चलता है। तो वो पहुँचाने वाला प्रतिनिधि होगा, तब वो विकास करेगा। आप सजग हैं, आप सजग हुई, आप पढ़े लिखे हैं, आप आइए इसमें जो प्रतिनिधि बनने का कोशिश करिए या करिए फाइट। ये जो करप्टेड है जो प्रतिनिधि है उसको यहाँ से हटाइए। आपको पता है सर, बाका में रेलवे स्टेशन बने हुए 21 साल हो गए और अभी बाका से सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, जबकि गोड्डा, आपने सुना होगा, गोड्डा बाका से काफ़ी अभी नया बना है स्टेशन, और गोड्डा अभी बहुत रेलवेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रखर रूप से आगे आया है। गोड्डा इतने नहीं प्रखर है, हाँ। ट्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है गोड्डा। इसलिए है कि वहाँ के प्रतिनिधि सजग है, वो अपने कंधे पर सारी परियोजनाओं को ला करके और यहाँ जनता तक पहुँचाती है। तभी उनको बार बार उनका हम अब जब डिस्कशन करते हैं तो गोड्डा की तरफ मुँह कर लेते हैं, गोड्डा की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन बाका में ये है कि सोए हुए। और रेलवे की आपने बात की, रेलवे ही एक यहाँ का विकास का एक पैमाना है, जो रेलवे यहाँ पे आया है और एक उस पर ट्रेन चलती है, वो भी जो 7 दिन चलने वाली ट्रेन वो 6 दिन 5 दिन पे आ गया है। और एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो बार बार मैं उठा रहा हूँ, बार बार अवेयर करा रहा हूँ लोगों के जहन में डाल रहा हूँ, वो है जो चांदन पुल पे जो ब्रिज बना हुआ है, जिस पे रेलवे ब्रिज है, रेलवे जो पुल है, हाँ। उस पे जो आवागमन होता है उसकी स्थिति अगर देखेंगे तो इतनी दयनीय हो गई है कि आने वाले समय में वो भी रेलवे बंद हो जाएगा और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये तो हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो एक वैल्यू ऑफ लाइफ होता है ना, वो बांका के लोगों की नहीं देते ये प्रतिनिधि। वो समझते हैं कि बस हमारी वैल्यू है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे कार, ड्राइवर, तनख्वाह, परियोजनाओं से कमीशन सारा हो रहा है, तो हम जमीन हर वर्ष में हम बढ़ा रहे हैं जमीन अपना, और तो यहाँ के प्रतिनिधि ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो मतलब ये कहना उचित है कि जो विधायक बन रहे हैं वो अपनी वृद्धि कर रहे हैं, बाका की वृद्धि। विधायक नहीं बन रहे, विधायक एक ही है यहाँ पे, एक ही 35 साल में 2 ही लोग आते हैं, 2 ही लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ये राम और भरत की जोड़ी है। जब
जब एक प्रतिनिधि जब पद पे बैठता है तो पद पे नहीं बैठता है, वो खड़ाऊ जो होता है ना, वो रामायण में पढ़ा होगा, जो उनको वो उनकी देखभाल करते हैं और दूसरे वाले उसके किसी भी मुद्दे को नहीं उठाते हैं। जब इनका मौका लगता है तो ये चुप रहते हैं, उनका मौका लगता है तो वो चुप रहते हैं। 35 साल से ये दो लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं विधानसभा में, और इसी तरह कुछ कहानी लोकसभा की भी है, बट लोकसभा छोड़ देते हैं अभी। तो विधानसभा में जो है प्रतिनिधि, चूंकि अपोजिशन जहाँ मजबूत नहीं होगा ना, वहाँ पे करप्शन ऐसे ही बहुत हाइट पे जाएगा, बहुत ही ऊंचाई पे करप्शन जाएगा, विकास नहीं जाएगा। तो चूंकि विपक्ष बहुत कमजोर है यहाँ पे, विपक्ष बिल्कुल यहाँ पे जैसे हारता है वो अपनी नौकरी पे चला जाता है, और वो बरसाती जो चुनावी जो बरसात है उसमें मेढक बन के आया, फिर वो अपना एक टिकट का लालच हमारे जनता को दिखाता है, टिकट दिखाता है, और 50-52 हज़ार उनसे वोट ले लेता है, और फिर जैसे हारता है फिर चला जाता है। ये दोनों की कहानी है। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है सर, सुनी सुनाई बात है, गाँवों में लोग कहते हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनको चुनावी मेढक या फिर उनको इस तरीके से बोला जाता है वोट कटवा। देखिए, जो एक साधारणतया जो इनके सत्ता के कुछ पेड एंड प्लांटेड जो लोग होते हैं, पेड एंड प्लांटेड समाज में, हाँ, वो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका पता है कि जवाहर कुमार झा अगर आ गया तो करप्शन में उन नहीं कर पाएंगे, उल्टे टांग दिए जाएंगे, क्योंकि ये समाज का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। तो वो यही भ्रांति फैलाते रहते हैं कि वोट कटुआ। जब हम खुद पहले कह चुके हैं कि हम निर्दलीय है, निर्दलीय नहीं, हम सर्वदलीय है, हम अपने विचारधारा को लोगों के पास रखते हैं, और मुझे किसी पब्लिक ने नहीं कहा है, किसी वोटर ने नहीं कहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं। मुझे तो अप्रिशिएट किया है। आपने देखा होगा, आप रिव्यू करिए कि हमारा जब लोकसभा में कैंसिल हुआ था, हमारे कैंसिल करवाया गया था, हुआ नहीं था, करवाया गया था, तो उसमें क्या रोष था, क्योंकि बदलाव के लिए यहाँ व्याकुल है लोग। वोट कटवा करने से नहीं होगा, वोट दोनों तरफ से मेरे पास में आ रहा है। ये ना किसी की जागीर नहीं है जनता, अगर जनता उस किसी की जागीर नहीं है, जनता को चाहिए विकास, बकवास नहीं चाहिए। सर, आपने एक वर्ड बोला, सर्वदलीय। जैसा कि अभी पूरे देश में इस तरीके से लांछन लगा हुआ है बिहार में, दल बदलू की सरकार, ठीक है, मैं एक तरीके से मान के चलता हूँ। कभी ऐसा इंसिडेंट अगर हो सर कि आप अभी बहुत अच्छी तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आप बहुत सारे वादे कर रहे हैं जो कि सच होने के सपने सही भी लग रहे हैं, आपके कोई मेंबर्स, आपके कैडेट्स या आपके सपोर्टर्स या आप खुद, चुनाव के कुछ ऐसे परिणाम आते हैं जो आपके पक्ष में होते हैं, और आपको ये चीज़ पता जैसे ही चलता है आप किसी और पार्टी से जाके मिल जाते हैं। क्या ऐसा होने की संभावना रही तो? मैं किसी और पार्टी में मिल जाऊंगा, तो मैं तो आज भी मिल सकता हूँ, मैं निर्दलीय क्यों रहूँ फिर? मुझे अगर मेरे विचारधारा वाली पार्टी अगर मुझे टिकट दे देती है, हाँ, तो मैं पहले मिल जाऊंगा, दे तो सही। मेरे विचारधारा जो विकास की बात करें, हाँ, जो इस देखिए, बांका समाजवादियों की धरती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, बांका को तोड़ने वाला अगर कोई पार्टी रहेगा, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे आजकल तो मैं अभी 44 वर्ष का हूँ, मेरी बड़ी लंबी सेवा करने की इच्छा है, मेरे अंदर इच्छा है, तो मैं इतना ज़्यादा अस्थिर मैं लोगों में से नहीं हूँ। हम हमेशा समाज को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, उठाते रहेंगे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। उठाया भी था समाज को बचाने के लिए, और उठाता भी और उठाता भी रहूँगा। राजनीति क्या होगी, या तो दो पार्टियों से लोग आएंगे, एक सत्ताधारी होगा, एक सत्ताधारी, तीन लोग यहाँ पे लड़ेंगे, एक जवाहर झा निर्दलीय लड़ेगा, सर्वदलीय लड़ेगा, एक हमारा सत्ताधारी लड़ेगा, दो तो टोटल तीन होंगे ना। तो आप दोनों को सत्ताधारी कह रहे हैं? हाँ, दोनों सत्ताधारी, दोनों टिकट लेकर के सत्ताधारी, दोनों की इच्छा होगी ना पहले बनने। हमें दोनों के जो वोटर्स हैं, हमारे जो वोटर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। जब हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको पता है कि, और क्यों सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, कोई जात पात की बात कर रहे हैं, कोई जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा सोल्यूशन पे काम करना पसंद करते हैं, ऑन द स्पॉट हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास में मशीनरी है उसको सॉल्व करने के लिए, तो क्यों नहीं सॉल्व करें। उस मुद्दे पर आखिरी में आते हैं सर, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये पहले पूछ लेते हैं अभी कि आप जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो लोग विधायक बनते हैं
वो अपनी वृद्धि पर ध्यान देते हैं, ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र की वृद्धि पर। आप विधायक बनते हैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र की वृद्धि होती है, आपका कहना ऐसा है। तो क्या अगर जनता को ऐसा कोई संदेह लगे, जो कि हर बार किसी न किसी जनता को लगती है, अगर संदेह लगे कि नहीं आप विधानसभा क्षेत्र की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, आप खुद की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या उस जनता को आप एक अधिकार देंगे कि वो खुले मंच पे आपसे ये सवाल कर सके और आप हिसाब दें? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न हमें रास्ते में मिलते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं। हाँ, लेकिन मैं भी कैसे विश्वास दिलाऊं। विश्वास करके हम बांका आए हुए हैं कि मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। उनको भी मेरे ऊपर विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा नहीं है, लेकिन निजी ज़िंदगी में भी तो मैंने कुछ किया है। अगर निजी ज़िंदगी में मैंने कोई जालसाजियों के साथ या करप्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मुझे अभी से खंगालना चालू करे। तो मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अपना व्यवसाय बड़े सच्चे मन से करता हूँ, अपना ताकि घर परिवार चल पाए और समाज सेवा के लिए 2 पैसा आए, जिससे कि मैं समाज सेवा करूँ। अब अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो उनके पास में क्या ऑप्शन है? वो उनके पास में 2 है ही। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे, जो स्टेबल है, जो एकदम सो कॉल्ड कैडर बोलते हैं, तो वो उनके साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ जो जाना चाहते हो बीजेपी के साथ जाएं, जो आरजेडी के साथ जाना चाहते हो आरजेडी के साथ जाएं, जो बिल्कुल जिनको चाहिए नहीं विकास। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि आपको क्योंकि मैं रोज़ 6-7 से 10 गांव जाता हूँ, 10 विजिट्स करता हूँ, तो मैंने नहीं देखा किसी को विकास नहीं चाहिए। आपको विकास चाहिए नहीं चाहिए बताइए? आप एक प्रश्न मैं भी कर लेता हूँ, आपको विकास चाहिए जी, तो आपको भी चाहिए। तो ऐसे कौन है जो जिनको विकास नहीं चाहिए? आप एक सर्वे करा लीजिए। विकास हर किसी को चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो मेरे पास विजन है विकास के, बता चुका हूँ आपको। तो विकास के साथ में जनता चलेगी, बकवास के साथ में जनता नहीं चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर सर, आपसे खुलकर और साफ शब्दों में हमारे सारे सवालों का जवाब दिए। और ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं थे, ये सवाल यहाँ की जनता के थे। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग बहुत शाम से बातें शुरू करी और अभी रात होने को आ गया है, काफ़ी समय बीत गया है। तो और भी सवाल हम अगले एपिसोड में जानेंगे। लेकिन अभी आपसे एक आखिरी सवाल है। जाते जाते अभी आपको पता है कि अब बिहार की बागडोर, या बिहार के जो भी छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र हैं, उसकी बागडोर वहाँ के युवाओं के हाथ में आने वाला है। आपके पास युवाओं के लिए क्या संदेश है, या फिर युवाओं और उनके माता पिता जो भी अभिभावक हैं, वो आपको क्यों चुने, आप ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद आपको। और युवाओं को क्यों चुने और अभिभावक को क्या कहना चाहिए? हाँ, तो मैं अभिभावक को यही कहूँगा कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ कि आप अपने बच्चों को हमारे साथ में लगाइए। वो नुकसान में नहीं रहेगा, युवा बढ़ेगा, वो तो बाका बढ़ेगा। और युवाओं को जिस स्तर पे आप मुझे अपने बच्चों को सुपुर्द करेंगे मेरे साथ में, उससे नीचे जाने का कोई संजोग नहीं है। उनको विकास, चूँकि मैं विकासवादी व्यक्ति हूँ, तो आपका बच्चा भी विकास ही करेगा, आपकी भी इच्छा विकास की। यही मेरा संदेश है उनको, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो हम अगली मुलाकात में पूछेंगे आपसे, और उम्मीद करेंगे कि वैसे ही जवाब दें आप, जैसे आज खुलकर साफ शब्दों में बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमारी अभी बातचीत सुनी, ये बातचीत पूरी तरीके से निष्पक्ष थी। इसमें किसी भी पक्ष को लेकर के कोई गुण अवेलेबल नहीं था। मैं आपको बता दूं कि अभी ढेरों सारे सवाल हैं, और ये सारे सवाल जनता के ही सवाल हैं। बस मैं इसे अपने शब्दों में पूछता हूँ, ये आपके ही सवाल होंगे और जवाब आपको ही संतुष्ट करेंगे। जल्दी आपके साथ आएंगे अगले ही एपिसोड में, और कुछ अन्य सवाल लेकर के जो आपको भी पसंद आए और आपके यही सवाल के जवाब आपको संतुष्ट दे। धन्यवाद।